दोस्तों, आज की कहानी है। बहू अपने ससुर से हमेशा घर का काम कराती और ससुर करता रहता। बेटे ने शक होने पर पत्नी का फोन चेक किया। फोन में उसने जो देखा, उसे देखकर बिना देर किए उसने अपनी पत्नी को उसके मायके में ले जाकर छोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या देखा उसने फोन में? आइए चलते हैं कहानी की ओर। सुधा, अरे ओ बेटा सुधा, कहाँ चली गई? अरे हाँ हाँ, आ रही हूँ। इतना क्यों चिल्ला रहे हो बाबूजी? एक बार में सुनाई देता है मुझे। बार बार चीखने की जरूरत नहीं है। कुछ काम ही कर रही थी, इसीलिए देर लग गई। पर आपको तो जरा देर भी सब्र नहीं होता। सुधा अपने ससुर दीनानाथ पर चिल्लाती हुई बोली। अब बताइए कि क्या काम था? क्यों खामखा इतनी देर से चिल्लाए जा रहे थे? तब दीनानाथ जी बोले, बेटा, काम तो कुछ खास नहीं था। बस मुझे बहुत देर से खांसी उठ रही है। जरा एक गिलास पानी लाकर दे दोगी? इस पर सुधा बहू चिढ़ती हुई बोली, अरे वाह, तुमने तो मुझे अपनी नौकरानी समझ रखा है। एक गिलास पानी के लिए भी तुम मुझे ही आवाज लगाओगे? उठकर खुद नहीं ले सकते? अभी तुम्हारे हाथ पांव सही सलामत हैं, कोई टूट नहीं गए, जो अपने लिए खाना पानी तक नहीं ले सकते? कम से कम इतना तो कर ही सकते हो ना? बड़बड़ाती हुई सुधा किचन से पानी लेकर आ गई। इतनी ही देर में सुधा का बड़ा बेटा अपने कॉलेज से घर पहुंचा। उसकी 12वीं की परीक्षाएं चल रही थीं और वह अपनी परीक्षा देकर लौटा था। तो उसके आते ही सुधा ने उसे खाना खिलाया और आराम करने कमरे में भेज दिया। इधर दीनानाथ जी सुधा को आवाज लगाकर पूछने लगे, बहू, किचन में खाना नहीं है, तुमने मेरे लिए खाना बनाकर नहीं रखा क्या? तब सुधा बोली, सुबह 9 बजे ही तो खाया था, अब फिर से भूख लगने लगी बाबूजी। चार चार बार कौन खाता है? अरे, यह तो बच्चे हैं, कॉलेज स्कूल आते जाते रहते हैं, थक जाते हैं। यह अगर 4 बार खाना खाएं तो भी समझ आता है, लेकिन आप तो पूरे दिन घर में ही रहते हैं, फिर भी पता नहीं कितनी भूख लगती है आपको। जब बनाऊंगी तब खा लेना, अब मैं थोड़ी देर आराम कर रही हूँ। दीनानाथ जी अपनी बहू से कहने लगे, बेटा, खाने के लिए कुछ और हो तो मुझे बता दे। जब मैं सामान लेकर आया था तब मैं बिस्किट भी लेकर आया था। वह बिस्किट तूने कहाँ रखे हैं? मुझे बता दे, मैं निकाल कर खा लेता हूँ। पेट में थोड़ा सा आलन ही लग जाएगा तो ज़्यादा भूख महसूस नहीं होगी। फिर 2 घंटे घंटे आराम करके जब तू उठेगी तब तू मेरे लिए खाना बना देना। सुधा इस पर झुंझलाती हुई अपने बिस्तर से उठती हुई आई और किचन से बिस्किट निकालकर पटक दिया और बोली, बस यही है जो भी है, अब इसे खाकर चुपचाप बैठे रहना और दोबारा मुझे आवाज मत लगाना। अपने आप उठकर खाना बना दूंगी मैं। इतना कहकर सुधा कमरे में चली गई और अपने कमरे का दरवाजा बंद करके आराम करने लगी। दीनानाथ जी बेचारे क्या करते, उन्हें भूख तो बहुत जोर की लग रही थी, लेकिन क्या कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि बहू भी सुबह से काम में लगी है और थकी हुई है, तो कोई बात नहीं, अभी बिस्किट खाकर ही काम चला लेता हूँ। यह सोचकर उन्होंने बिस्किट खाए और पानी पीकर आराम करने लेट गए। शाम 6 बजे तक भी सुधा अपने कमरे से बाहर नहीं आई। इधर दीनानाथ जी की भूख के मारे बुरी हालत हुई जा रही थी, पर यदि सुधा को आवाज लगाते तो वह उन्हें ही 4 बातें सुना देती। इसीलिए बेचारे चुपचाप अपने पेट को खाट में गड़ाकर पड़े हुए थे। जब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने सुधा को आवाज लगा ही दी। आवाज लगाते ही सुधा कमरे से निकलती हुई बोली, अरे हाँ बाबूजी,
आ रही हूँ। पता है कि आप भूखे हैं। पता नहीं कितनी भूख लगती है। बिस्किट खाने के बाद भी भूखे हैं आप। हर टाइम बस खाना खाना। पता नहीं क्यों इतनी भूख लगती है। ना कोई काम करते हैं ना धंधा, फिर भी इन्हें भूख लगती रहती है हर समय। यह कहती हुई सुधा किचन में गई और काम करने लगी। उसने सब्जी बनाई, आटा गूंथ कर रख दिया और अपने पति के आने के बाद ही, यानी कि 7 बजे के बाद ही उसने खाना बनाया। अब वे बेचारे जैसे ही खाना खाने बैठ रहे थे कि सुधा दीनानाथ जी से बोली, अरे पापा जी, आपको दिखाई नहीं देता? आपके बेटे सुबह से ऑफिस गए हैं और सुबह से अब घर वापस लौटे हैं। पहले इन्हें खाना खा लेने दीजिए। गरम गरम खाना बना रही हूँ। एक एक करके सब लोग खा लेना। कौन से पहाड़ तोड़ते हैं आप, जो जरा सब्र नहीं हो रहा। इतना कहती कहती सुधा ने ससुर के हाथ से थाली ली और अपने पति को खाना दे आई। अब दीनानाथ जी ने अपने लिए खाना परोसा और खाने लगे। खाना खाते खाते वे सोचने लगी कि कुछ दिनों से बहू और बेटे का बर्ताव मेरे प्रति बहुत बदलता सा जा रहा है। आखिर बात क्या है? क्यों अचानक से यह लोग इतना अजीब बर्ताव कर रहे हैं? मेरी इतनी सेवा किया करते थे और आज आज देखो, यह मुझे खाना तक देने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ है? यह सब सोचते हुए वह खाना खा रहे थे और खाना खाकर उन्हें बर्तन किचन की सिंक में उन्होंने डाल दिए। उस वक्त तो उनकी बहू कुछ नहीं बोली, लेकिन सुबह को पति के ऑफिस चले जाने के बाद दीनानाथ जी पर बरस पड़ी। बाबूजी, आपने मुझे समझ क्या रखा है? एक बात बताइए, सब काम करने का ठेका क्या मैंने ही ले रखा है? इस घर में मैं अकेली ही सबसे ज्यादा खाती हूँ क्या? आप पूरे दिन बैठे रहते हैं, कोई काम न धाम। कम से कम आप इतना ही सोच लिया कीजिए कि अपने काम तो कर ही दूं। अरे, खाना खाकर अपने बर्तन साफ नहीं कर सकते क्या आप? हद है आपसे बिल्कुल। रात मैंने आपके बेटे की वजह से कुछ नहीं कहा, वरना आपका बेटा और मेरा बेटा दोनों ही मुझ पर ही चढ़ बैठते, मुझे सुनाने लग जाते। अरे, कम से कम इतना तो देखा कीजिए कि अपने ही बर्तन साफ कर दें। दीनानाथ जी धीमे कदमों से अपने बर्तन को उठाकर किचन में ले गए और खुद से बर्तन साफ करने लगे। दरअसल दीनानाथ जी को यह सब सोचकर बड़ा अजीब लग रहा था कि उनकी बहू का बर्ताव उनके प्रति इतना कैसे बदल गया। अब वह उन्हें ठीक से खाना भी नहीं देती। कभी कभार तो उनके एक वक्त के खाने की टाल कर देती। कभी बिस्कुट दे देती, कभी थोड़ी बहुत नमकीन वगैरह, बस। जबकि पहले तो वह अपने सास ससुर का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। फिर अब इसे क्या हो गया? दीनानाथ जी कुछ नहीं बोले और अपना काम निपटा कर अपने कमरे में जाकर बैठ गए। शाम के समय अपने पड़ोसी दोस्त के यहाँ जाकर बैठ गए। कुछ देर उनसे बातचीत करने के बाद जब वह अपने घर वापस लौटे तो उनकी बहू खाना बना चुकी थी। खाना खाने के बाद सब लोग आराम करने लगे। जब बेटे ने देखा कि उसके पिता अपने बर्तन खुद साफ कर रहे हैं तो वह अपनी पत्नी से बोला, सुधा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? पापा अपने बर्तन साफ कर रहे हैं, तुम उनसे बर्तन भी नहीं ले सकती हो क्या? पापा को कहिए ना, यह वैसे तो कभी बर्तन साफ नहीं करते, आपके सामने दिखावा कर रहे हैं जैसे यही करते हैं। पापा, रख नहीं सकते आप बर्तन यहाँ पर कि आप उनके सामने ऐसे जता रहे हैं जैसे आप ही सारा काम करते हैं। इस पर दीनानाथ जी बोले, नहीं बेटा, मैं तो कुछ नहीं करता, सारा काम बहू ही तो करती है। तू आराम कर, परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल दीनानाथ जी का बेटा सोमेश अपने पिता से जितना प्यार और जितना सम्मान उनका करता था, उसकी पत्नी सुधा पता नहीं क्यों उनसे उतनी ही चिढ़ी बैठी थी। पहले सुधा भी ऐसी नहीं थी, लेकिन कुछ समय से
उसका बर्ताव बदल सा गया। जबकि अपनी सास की मौत के बाद उसे अपने ससुर का अच्छे से ध्यान रखना था। लेकिन पता नहीं अब उसे क्या हो गया कि वह अपने ससुर के साथ ऐसा बर्ताव करने लगी। लेकिन इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए बेचारे दीनानाथ जी बहू बेटों के साथ सुखी सुखी रहने का सोच बैठे थे। जैसे भी उनके बहू बेटा खुश हैं, मैं भी बिल्कुल वैसे ही खुश रहूंगा। उन्होंने यही सोच रखा था कि जैसे भी मेरे बहू बेटे खुश हैं, मैं उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। इस बुढ़ापे में ना तो मेरी अपनी कोई इच्छा है, ना ही कोई चाहत है। बस यही सब सोचकर दीनानाथ जी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहा करते थे। कई बार अपनी बहू के बर्ताव से वे उदास हो जाया करते थे, लेकिन फिर अपने बेटे और पोते को देखकर खुश हो जाया करते थे, क्योंकि उनकी बहू जितना उनसे खींचकर बात किया करती, उनके पोते और उनके बेटे का उनके प्रति इतना ही प्यार ज्यादा था। उनका पोता और बेटा उनसे हमेशा ही बहुत प्यार से बात किया करते, उनका हमेशा ख्याल रखा करते, और वह भी इस बात से बहुत खुश थे। लेकिन सुधा दिन पर दिन अपना व्यवहार और कठोर करती जा रही थी। अपने इतने बुजुर्ग ससुर के प्रति उसका ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी उचित नहीं था, जबकि उसके ससुर की उम्र अब ढल चुकी थी और उनकी उम्र नहीं थी कि वह कोई भी काम कर सकें। वह तो अपने रोजमर्रा के काम खुद कर लें, उतना ही बहुत था। लगभग 17-18 साल का सुधा का बेटा था। इस हिसाब से उसके ससुर की उम्र लगभग 60 से 65 वर्ष के आसपास रही होगी। और इस उम्र में भला इतना काम कौन करता है? यह तो दीनानाथ जी भी जानते थे कि हाथ पैर चलते रहने चाहिए, और इसीलिए वे सुबह 5 बजे उठकर व्यायाम करते और पास ही में बने हुए पार्क में रोज टहलने के लिए भी जाया करते थे। अपनी सेहत का वह पूरा ध्यान रखते थे। सुधा अपने ससुर के साथ दिन पर दिन बुरे से बुरा व्यवहार करने की कोशिश करती और उन्हें बात बात पर ताने सुनाती रहती कि आप तो कुछ करते नहीं हैं, घर में बैठे रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं, कभी कुछ कर लिया कीजिए, मेरा ही काम कर दिया कीजिए। यह सारी बातें उनसे करती रहा करती थी, लेकिन अपने पति और बेटे के सामने वह अपने ससुर को कुछ भी ना बोलती। उनके सामने वह बहुत सीधी और अच्छी बनने का नाटक किया करती थी, क्योंकि वे दोनों दीनानाथ जी से बहुत प्यार करते थे। सुधा के यूं बदलते हुए व्यवहार को देखकर ही दीनानाथ जी परेशान थे, पर वह अपनी बेटी की तरह उसे मानते थे। इसीलिए उसकी खुशी के लिए जैसा वह कहती वैसा कर दिया करते थे। एक दिन दीनानाथ जी बैठे हुए थे, तब उनकी बहू उनसे कहने लगी, पापा, अब आप सारे काम तो खुद कर ही लेते हैं। अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, मेरे पास इतना ज्यादा काम हो जाता है कि मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। अगर हो सके तो आप मेरी थोड़ी मदद कर दिया करें। बस कपड़े धोने का काम आप कर दिया करें, बाकी सभी काम तो मैं कर ही लेती हूँ। दीनानाथ जी बस अपनी बहू के अचानक से बदले रूप से परेशान थे, पर वह अपनी बेटी की तरह उसे मानते थे। इसलिए उसकी खुशी के लिए जैसा वह कहती वैसा कर दिया करते थे। और इस तरह वह अपने ससुर से कपड़े धुलवाने लगी कि एक दिन ऑफिस निकलते वक्त दीनानाथ जी के बेटे का फोन घर पर ही रह गया। इसके बारे में उसे ऑफिस पहुंचकर पता चला। जब उसे ऑफिस में ध्यान आया कि उसका फोन तो घर पर ही रह गया है, तो उसने अपने दोस्त से कहा कि वह ऑफिस देर से आएगा, इसीलिए उसके घर से वह फोन लेकर चला जाए। और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन जब सोमेश का दोस्त उसके घर फोन लेने के लिए आया, उस वक्त दीनानाथ जी कपड़े धो रहे थे। सोमेश का फोन कुछ देर के लिए मिला नहीं,
शायद वह अपने फोन को आसपास कहीं रखकर भूल गया था। तो सुधा ने चेयर डालकर सोमेश के दोस्त को वहीं बैठने के लिए कहा। इतने सुधा अपने पति का फोन ढूंढ रही थी। इतने में सोमेश का दोस्त उठकर इधर उधर टहलने लगा कि तभी उसकी नजर दीनानाथ जी पर पड़ी, जो कि कपड़े निकाल कर सुखा रहे थे। वह एकटक दीनानाथ जी को देखते रहा। सबके कपड़े सुखाकर दीनानाथ जी ने वह खाना खाया जो उन्होंने अपने कमरे में पहले ही रख दिया था। खाना खाने के बाद उन्होंने अपने बर्तन साफ करके रखे और अपने कमरे की साफ सफाई भी की। इधर अब तक सुधा ने फोन ढूंढ लिया और वह जैसे ही फोन लेकर बाहर आई, उसने देखा कि सोमेश का दोस्त इधर उधर घूम रहा है और वह उसके ससुर के कमरे के आसपास था। तो सुधा ने झटपट से आवाज लगाई, भाई साहब, अरे आप उधर क्या कर रहे हैं? यहाँ बैठिए, यह लीजिए फोन। दरअसल तकिया के नीचे दबा हुआ था, इसलिए दिखाई नहीं दिया। कब से ढूंढ रही थी। यह लीजिए फोन और अब आप जाइए। इतना सुनकर वह लड़का फोन लेकर चला गया, पर वह बहुत अजीब महसूस कर रहा था। जाकर उसने जब सोमेश को फोन दिया तो सोमेश से अजीब तरीके से पूछने लगा कि यार पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, अपने माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। मैं तो अपने पापा से कुछ भी काम नहीं करवाता था और यहाँ देखो कुछ लोग अपने माँ बाप से नौकरों की तरह काम कराते हैं। अरे यह कोई उम्र होती है काम करने की? जब औलाद बड़ी हो जाए तो औलाद को माँ बाप की देखभाल करनी चाहिए, ना कि माँ बाप को औलाद की। और उसकी यह सब बातें सुनकर सोमेश थोड़ा सा चौंक गया और बोला कि यह सब तू क्या कह रहा है और किसको सुना रहा है? तब उसका दोस्त बोला, किसे क्या कह रहा हूँ? तुझे ही कह रहा हूँ और तुझे ही सुना रहा हूँ। अरे यार हद होती है। 65-70 साल की उम्र में भी वह बुजुर्ग आदमी इतना काम करता है। शर्म नहीं आती तुझे? तेरे पापा अब भी इतना काम करते हैं, तुम लोग उनसे इतना काम करा भी कैसे लेते हो? मैं तो अपने मम्मी पापा से एक काम भी न करवाता हूँ। यह सब सुनकर सोमेश को बड़ा अजीब लगा और वह बोला, तू किसी और के घर में तो नहीं घुस गया ना? क्योंकि मेरे पापा भी कुछ काम नहीं करते। अरे मेरी पत्नी सुधा उन्हें हर चीज हाथ में देती है। लगता है कि तू किसी और के घर में घुस गया। इतना कहता हुआ सोमेश हंसने लगा। तब सोमेश की तरफ टेढ़ा टेढ़ा देखता हुआ उसका दोस्त बोला, जी नहीं, मैं बिल्कुल सही घर में घुसा था, तभी तो तेरा फोन तुझ तक पहुंचा दिया। गलत घर में पहुंचता तो तेरा फोन कैसे आता? सोमेश अपने दोस्त को सीरियस देखकर बोला, यार क्या बात है? तू बड़ा नाराज सा दिखाई पड़ रहा है। बात क्या है, मुझे बात तो बता। घर जाकर आखिर तूने ऐसा क्या देख लिया जो तू मुझे इतनी बातें सुना रहा है? तब सोमेश के दोस्त ने उसे सारी घटना बताई, जो भी उसने उसके घर पर देखा था। यह सब सुनकर सोमेश भी बहुत नाराज हुआ और कहने लगा कि अगर ऐसा है तो मैं अपनी पत्नी को जरूर सबक सिखाऊंगा। ऐसा सोचकर सोमेश अपने ऑफिस से घर के लिए निकल गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि सुधा खाना बना रही थी और उसके पिता अपने लिए खाना निकालने के लिए बर्तन उठाए ही थे कि तभी उनका बेटा पहुंच गया। इतने में वह हाथ मुंह धोकर आया। उसके पिता ने थाल में अपने लिए खाना निकाल लिया था और सुधा ने फटाफट वह थाल उठाकर अपने पति के सामने रख दी। अब तो यह सारी चीज सोमेश खुद ही ऑब्जर्व करने लगा कि वास्तव में सुधा का उसके पिता के प्रति व्यवहार कैसा है। जब सोमेश ने देखा कि अगले दिन जब फिर से सुधा ने उसके पिता के आगे से थाल उठा ली तो सोमेश तेज आवाज में चिल्लाया, सुधा, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं? पापा अपने लिए खाना निकाल रहे थे और तुमने उनके आगे से थाल उठा ली।
तब सुधा बोली, अरे नहीं नहीं, पापा तो आप ही के लिए खाना लगा रहे थे, है ना पापा? इस पर दीनानाथ जी ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। तब सोमेश बोला, अच्छा, अगर पापा मेरे लिए खाना कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे? क्या तुम्हें मुझे खाना देने में इतना कष्ट पहुंच रहा है, या मैं खुद नहीं कर सकता अपने लिए खाना? पापा कोई छोटे बच्चे तो नहीं हैं जो वहीं तुम्हारे साथ काम करवाएंगे। उनसे ही ठीक से चला ही नहीं जाता, चला फिरा नहीं जाता, लेकिन फिर भी तुम उनसे ही काम करवा रही हो। इस पर सुधा बोली, हद हो गई, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे घर के काम आपके पापा ही कर रहे हैं। मैंने तो नहीं कहा ना इनसे, यह खुद ही खाना निकालने के लिए चले आए। जाइए बाबूजी, वहां बैठ जाइए, खामखा मुझे बदनाम कर रहे हैं। सोमेश ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि सोमेश के सामने वह बड़ी भली बन जाया करती थी। अब सोमेश ने अपने बेटे विक्की से इस बारे में बात की, और विक्की ने भी कहा कि हाँ पापा, मुझे भी मम्मी का व्यवहार दादू के प्रति कुछ बदला बदला सा लगता है, और काफी समय से मैं यही देख रहा हूँ। तब सोमेश ने बोला, बेटा, इसी बात का तो हमें पता लगाना है हम दोनों को, कि आखिर तेरी माँ का बर्ताव इतना बदला बदला सा क्यों है। तब विकी बोला, पापा, मेरे दिमाग में एक बात है। दरअसल माँ की एक फ्रेंड है जो कि मम्मी की कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। उस दिन आपको बताया था ना उन्होंने कि वह मम्मी को एक दिन अचानक से बाजार में मिल गई थी। तब उनका उनसे कांटेक्ट हुआ, और जब से ही वह मम्मी से बात कर लेती हैं। जब से मम्मी का उनसे कांटेक्ट हुआ है, तब से ही मम्मी का बर्ताव उनके प्रति बदलता जा रहा है। पता नहीं कि क्या गड़बड़ घोटाला है, पर कुछ तो करना ही पड़ेगा। यह सब सोचकर सोमेश ने कहा कि अगर बेटा सचमुच ऐसा है जैसा तू कह रहा है, तो मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगा। अब सोमेश ने अपने दोस्त की मदद से अपनी पत्नी की सारी कॉल्स को इस तरीके से रिकॉर्डिंग पर लगाया कि उसे पता भी न चले। और इधर पति के ऑफिस जाने के बाद उसकी पत्नी अपनी सहेली से बातें करने लगी, और वह उससे दुनिया भर की बातें करने लगी। शाम को जब सोमेश ऑफिस से वापस लौटा, तो सोमेश ने अपनी पत्नी से कहा कि सुधा, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं खाना बाद में खा लूंगा। तुम एक काम करो, मेरे लिए खाना बना कर रख दो, मैं कमरे में आराम कर रहा हूँ। इतना कहकर वह वहां से चला गया, और कमरे में जाकर अपनी पत्नी का फोन चेक करने लगा। उसने सुधा के फोन से सुधा और उसके दोस्त की सारी रिकॉर्डिंग अपने फोन में भेज दी। अब उसने जब पता लगाया तो पता चला कि वह सुधा की चचेरी बहन थी, जो कि बहुत समय पहले अपने घर से आ गई थी। उस दिन वहीं सुधा से बाजार में मिली थी, और सुधा उसी से फोन पर बातें किया करती थी, जो कि हमेशा ही सुधा को उल्टे सीधे पाठ पढ़ाया करती थी। सुधा के पति ने जब उसकी सारी रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे सुधा पर बहुत गुस्सा आया। जैसे ही सुधा खाने की प्लेट लेकर कमरे में पहुंची कि गुस्से में उसके पति ने उसके थाल में जोरदार हाथ मारा, और सारा खाना बिखर गया। यह सब देखकर सुधा भी चौंक गई, क्योंकि आज अचानक उसके पति को क्या हो गया है, और किस बात पर वह इतना ज्यादा गुस्सा है। सुधा आई और अपने पति से पूछने लगी कि क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। लेकिन सोमेश ने उससे कुछ न कहा। वह गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। अपने पिता को जब उसने फिर से रात में बर्तन मांजते देखा तो वह तिलमिला गया, और अपने पिता से बोला, पापा, मुझे एक बात बताइए, आपसे बर्तन साफ करने के लिए किसने कहा? जब देखो तब आप किसी न किसी काम में ही लगे रहते हैं। मैंने आपसे कितनी बार मना किया है कि आपकी उम्र अब काम करने की नहीं है, बल्कि आराम करने की है, लेकिन आप हैं कि मेरी बात सुनते ही नहीं।
मुझे बताइए कि किसने कहा आपसे यह काम करने के लिए। अब बेचारे दीनानाथ जी क्या ही कहते। अपने बेटे की बात सुनकर थोड़े परेशान से और भावुक से हो गए। फिर खुद को संभालते हुए तिरछी सी नजरों से अपनी बहू की ओर देखने लगे और कभी अपने बेटे की ओर, फिर अपने बेटे की ओर देखते हुए बोले, किसी ने नहीं कहा बेटा, मैं तो अपनी मर्जी से यह काम कर लेता हूँ। तब सोमेश बोला, पापा मुझसे झूठ मत बोलिए, मैं सब जानता हूँ कि आप यह काम क्यों करते हो और किसने कहा है आपसे यह काम करने के लिए। आज के बाद आपको किसी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपका बेटा इस घर का मालिक हूँ और मैं इस घर का खर्च चलाता हूँ, कोई और नहीं। तो आपको किसी के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही किसी का कोई काम करने की। जब मैंने आपसे काम करने के लिए मना किया है तो बस आप कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ आराम करेंगे। यदि आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता है तो आप पार्क में घूमने चले जाया कीजिए, घर के काम करने की क्या जरूरत है। अपने पिता से इतना सब कहने के बाद सोमेश अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे लगभग घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गया। बल्कि कमरे से ही नहीं, बल्कि वह सुधा को घर से बाहर ले गया और उसे तुरंत अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके मायके पहुंचा। अब जब सोमेश अपनी पत्नी सुधा को लेकर अचानक से मायके पहुंचा और उसे वहीं छोड़कर आने लगा, तो सुधा के माता पिता भी चिंतित हो गए और फिर सोमेश को रोकने लगे, उससे बात करने लगे कि बेटा आखिर क्या हुआ है और तुम अचानक से सुधा को छोड़कर क्यों जा रहे हो। ना बैठे ना बात की, अचानक से ऐसा क्या हो गया बेटा, इतने नाराज क्यों हो, हमसे कोई गलती हुई है क्या। तब सोमेश अपने सास ससुर से बोला, नहीं मम्मी जी, पापा जी, आपसे कोई गलती नहीं हुई, या कहो तो शायद आपसे ही गलती हुई है। आपने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और इतना समझदार बनाया, इतना काबिल बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। लेकिन आप उसे यह सीख देना भूल गए कि उसे अपने परिवार को किस तरह चलाना है। जब घर के बाकी सभी फैसले लेने में यह अपनी समझदारी दिखाती है, तो इसने अपनी चचेरी बहन की बात मानने से पहले यह समझदारी क्यों नहीं दिखाई। क्यों उसकी बातों में आकर इसने मेरे पापा को उनके ही घर में नौकर बनाकर छोड़ दिया। पूछिए इससे कि मैं जो कह रहा हूं क्या मैं गलत कह रहा हूं। गुस्से में चिल्लाता हुआ सोमेश बोला। तो डर के मारे सुधा पूरी कांप गई और नजरें नीचे करके खड़ी रही। जब सोमेश की बातें सुनी तो उसके सास ससुर अपनी बेटी की ओर देखने लगे, पर सुधा की झुकी हुई नजरों ने उन्हें सब कुछ बता दिया। लेकिन फिर भी सुधा की माँ उससे नाराज होती हुई बोली, जो यह कह रहे हैं क्या वह सब सच है। क्या वास्तव में तूने अपने पिता समान ससुर के साथ ऐसा घटिया बर्ताव किया है। जब सुधा ने फिर भी नजरें नहीं उठाईं, तो उसकी माँ बोली, सुधा, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, क्या जो दामाद जी कह रहे हैं वह सच है। इस बार सुधा ने धीमी सी गर्दन हिलाई, तो सुधा की माँ ने गुस्से में आकर सुधा को थप्पड़ जड़ दिया और बोली कि तुझे शर्म नहीं आई अपने पिता समान ससुर के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए। क्या हमने तुझे यही संस्कार दिए थे। हमने तो कभी भी तुझे यह नहीं सिखाया कि तू अपने से बड़ों के साथ ऐसी बदतमीजी करे। और फिर वह तो तेरे ससुर थे, उनके साथ तूने ऐसा बर्ताव किया भी कैसे। बस इधर उधर की उसे दुनिया भर की बातें सुना रहे थे और जैसे ही सोमेश सुधा को छोड़कर जाने लगा, वैसे ही सुधा सोमेश के पैर पकड़कर रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और उससे माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो सोमेश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं पापा जी का पूरा ख्याल रखूंगी। मुझे माफ कर दो सोमेश, मैं अपनी बहन की बातों में आ गई थी।
और उसकी बातों में आकर मैंने अपना परिवार बिखेर दिया। मुझे माफ कर दो सोमेश। लेकिन सोमेश ने सुधा की एक न सुनी और गुस्से में उसे छोड़कर चला गया। अब जब कुछ दिन तक सुधा अपने ससुराल में नहीं गई तो गांव के लोग भी बातें बनाने लगे। आखिरकार सुधा के पिता ने सोमेश को फोन किया तो सोमेश ने सुधा को ले जाने से मना कर दिया। अब सुधा ने अपने ससुर से फोन पर तुरंत माफी मांगी और उनसे कहा कि उससे गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद में वह ऐसा कभी नहीं करेगी। और जब सोमेश से सुधा के पिता ने कहा कि गांव में उनकी बहुत बदनामी हो रही है क्योंकि उनकी बेटी बिना किसी कारण अपना ससुराल छोड़कर मायके में आकर पड़ी हुई है। बेटा, हमारी इज्जत की खातिर ही सही सुधा को ले जाओ। जब सोमेश के ससुर ने यह सब बातें कहीं तो वह मना नहीं कर पाया और अपने ससुर की बात मानकर सुधा को अपने साथ ले गया। अब सुधा अपनी गलती समझ चुकी थी। अब उसने अपनी चचेरी बहन हो या कोई सहेली हो, सबसे बातचीत करना बंद कर दिया और यदि बात भी करती तो केवल हाल चाल जान लिया करती। उससे ज्यादा ना वह किसी से पूछती और ना ही किसी को बताया करती थी। अब उसने अपने परिवार को बांधकर प्यार से रखना सीख लिया था और अब से सब लोग खुशी खुशी परिवार में एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे दोस्तों।